everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं हम समझने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ये हर उस बच्चे के लिए एप्लीकेबल है जिसे कुछ टाइम में एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक बच्चे के लिए सेम टिप्स एंड ट्रिक्स यूजफुल होंगी। अच्छा, अब इनमें ऐसा खास क्या है? इनमें खास ये है कि इवन इफ आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तब भी आप इन्हें इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपना मार्क्स बढ़ाने वाला काम कर सकते हैं। कुछ सिस्टम है लाइक एलिमिनेशन मेथड, कुछ सिस्टम है लाइक प्रैक्टिस कैसे करनी होती है एमसीक्यूज की, एंड हम किस तरह से साइन वगैरह डाल के उसे फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन एट द सेम टाइम आई प्रॉमिस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम हमारा ये टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। ओके, सो आई हैव मेंशन्ड सम पॉइंट्स हियर। इन सब पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चे अक्सर कहाँ गलतियां करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, और पूरा क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा देखो, क्लास में ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर जब क्वेश्चन पढ़ रहा होता है ना, बीच में ही हाथ उठा लेते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं कि भैया हमें तो आंसर पता है। हाँ, मैम ने बोला व्हाट इज, हाँ मैम मैं बताता हूँ। अरे भाई क्वेश्चन तो खत्म करने दो उनको पूरा। मान लो वो कुछ और पूछने वाले थे और आप कुछ और सोच के बैठे हो गई ना चोट सबके सामने। सो ऐसी चोट आपकी एग्जाम में ना हो, इसके लिए आपको एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन रीड करना चाहिए। रीड द एंटायर क्वेश्चन। बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं कि एमसीक्यू देखा, थोड़ा सा सिमिलर दिखा जो अपन ने बुक में पढ़ा था, तो फट से हाँ ये तो मुझे पता है, फट से आंसर लगा के आ गए, और बाद में सोचते हैं अरे यार मार्क्स कहाँ कट गए। तो बेटा मार्क्स वही कट गए जहां आपने पूरा क्वेश्चन नहीं रीड किया। They say read a multiple choice question in its entirely before glancing over the answer options. आंसर ऑप्शंस तो तब देखना जब तुमने क्वेश्चन ढंग से पूरी तरह से पढ़ लिया हो। Students often think that they know what the question is asking before reading it and jump straight away to the most logical answer. उन्हें लगता है भैया अपन को तो सब पता है तो अपन तो सबसे बढ़िया आंसर देंगे, but that's a big mistake and that's a no-no for your MCQs पेपर। टर्म 1 के लिए बता रही हूँ मैं बच्चों, ध्यान से सुन लो, और ये स्पेसिफिकली 12th क्लास के लिए नहीं है, इट्स फॉर 11th और 12th बोथ, और ये स्पेसिफिकली बिजनेस स्टडीज के लिए भी नहीं है, ये जनरल में है। आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपके यूज होंगी ही होंगी। सो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड ट्रिक है या टिप है, आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट। चलो, जब तुम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को देखते हो, क्वेश्चन रीड करते हो, ठीक है, उसके बाद आपने वो कॉन्सेप्ट तो पढ़ी हुई है पेपर मतलब अपने बुक में, राइट? तो उस कॉन्सेप्ट में आपने उसका क्या आंसर पढ़ा था पहले दिमाग में सोच लो, उसके बाद ऑप्शंस पे जाओ। ये बेस्ट तरीका होता है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी गट फीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने इंटेलिजेंस का, अपनी रिमेम्बरेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर बुक में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दिमाग में आ गया, वो आंसर से रिलेटेड पॉइंट देख लो, जो उससे रिलेटेड पॉइंट है उसको टिक कर दो, बेस्ट है। सो पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद आंसर को रिव्यू करने से पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैं यूजुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी यही बोलती हूँ आप लोगों को। जब भी मैं बोलती हूँ कि थ्योरी के लिए कैसे प्रिपेयर करें तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ ना कि क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर पहले दिमाग में ड्राफ्ट तैयार कर लो। अब यहाँ पे ड्राफ्ट तो तैयार नहीं करना क्योंकि कुछ लिखना नहीं है, बट आंसर तो सोच सकते हो, तो बस वही चीज़ अपनानी है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट है आपका एलिमिनेट रॉन्ग आंसर। ऐसे धक्का दे दो गलत आंसर्स को। देखो, सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से जो सबसे गलत लग रहा है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है क्वेश्चन और आंसर में, उनको हटा दो पहले।
वो केबीसी में आता ना 50-50 चॉइस, उसमें क्या होता था, जो सबसे 2 गलत ऑप्शंस होते थे वो हटा दिए जाते थे और 2 ऑप्शन रखे जाते थे। बस वही करना है आपको। 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, 4 में से देख लो एक ऐसा ऑप्शन जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा, यू आर 100% श्योर कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा मानिए कि साइंस का कोई एग्जाम्पल दूध, छोड़ो, अपन कॉमर्स वाले, अपन को साइंस वैसे ही नहीं आती। एक एग्जाम्पल पहले दिया था मैंने साइंस से रिलेटेड, वो भी गलत कर दिया था। एनीवेज, सो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सबसे पहले वो ऑप्शन हटा लो जो कि बिल्कुल गलत है, फिर जो सेकंड गलत लग रहा होगा। अब बचे 2, अब इनमें से चूज कर लो। पर ये कब अपनाना है अपन को तरीका, जब अपन को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है। अब कुछ चीजें होती हैं कि आपको डायरेक्टली पता होती हैं, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जबकि आंसर पहले से ही दिमाग में बैठा हुआ है कि यही होगा। वो नहीं करना है उस टाइम पे, एलिमिनेशन मेथड पे नहीं जाना है, उस टाइम पे डायरेक्ट टिक करना है। लेकिन जहां पे आपको ऐसा लग रहा है 50-50% चांस है कि बन भी जाएगा, नहीं भी बनेगा, आता भी है, नहीं भी आता, वो होता है ना कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में पढ़ा होता है लेकिन एकदम क्लिक नहीं करता, ये उन क्वेश्चंस के लिए है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो बिल्कुल गलत लग रहा है ऑप्शन, पहले उसको रिमूव कर लो ताकि तुम्हारा आधा टाइम सेव हो जाए। अब तुम्हें 2 ऑप्शन में से सोचना है कि कौन से वाला सही है। So it says eliminate answer options which you are 100% sure that are incorrect। मतलब जिन questions पे तुम्हें लगता है कि 100% incorrect ही हैं, उन्हें पहले से ही eliminate कर लो। Before selecting the answer you believe is correct, even when you believe you know the right answer, first eliminating those options are incorrect। नहीं, इतना मत जाना डीप में क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, टाइम लिमिट को ध्यान में रखना। यूजुअली वॉच वगैरह अलाउड होती है पेपर्स में, स्पेशली सीबीएसई के, तो अपनी वॉच को अपने पास रखना और ये याद रखना कि तुम्हें सिर्फ 1.5 घंटा मिला है, दैट इज 90 मिनट्स, एंड यू हैव लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। हर क्वेश्चन के कुछ सेकेंड्स सोच के रखना। जैसे मैं आगे जब बताऊंगी आपको एमसीक्यूज, तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई है एमसीक्यूज की, ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। अब इजी पे आपको बिल्कुल कम समय लेना है, लाइक 1 से 2 सेकेंड लेने हैं, और मीडियम पे यू कैन टेक 3 to 4 सेकेंड्स, लेकिन डिफिकल्ट पे you'll be taking obviously 5 to 6 सेकेंड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हुए अपना टाइम ध्यान से सोच के रखना और उससे ज़्यादा समय मत लेना जितना तुमने सोचा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है सेलेक्ट द बेस्ट आंसर। अच्छा, क्या होता है ना, कई बार हमें लगता है कि यार ये आंसर भी सही लग रहा है, ये आंसर भी सही लग रहा है। मतलब आपको 4 ऑप्शंस मिले हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन में से यू आर नॉट श्योर कि कौन सा राइट आंसर है, बट आपको ना ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। अब इनमें से वो वाला सेलेक्ट करो जो ज्यादा सही लग रहा है, मतलब जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है। दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट द बेस्ट आंसर। मतलब अच्छा लगना और सबसे अच्छा लगना 2 अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ये ना अच्छी तरह से तब समझ में आएगा पॉइंट जब मैं एमसीक्यू तो मैं करवा रही हूँगी, तो वहां पे मैं ये पॉइंट जरूर उठाऊंगी, बट फिलहाल के लिए याद रखो कि जब 2 ऑप्शन सही लग रहे होते हैं तो यू हैव टू चूज द बेस्ट वन पॉसिबल। मतलब जो आपको बिल्कुल अच्छा लगे, मतलब सबसे अच्छा लग रहा हो, वो वाला चुनना। So it says it's important to select the best answer to the question being asked, not just an answer that seems correct। एक होता है कि आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, और एक होता है इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर यही होगा। तो आपको जो ठीक लग रहा है ना उस पर नहीं जाना, आपको किस पे जाना है, आपको उसके पे जाना है जो आपको बेस्ट लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है रीड एवरी आंसर ऑप्शंस। अगेन कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनको लगता है अरे 2 ऑप्शन पढ़े 4 में से, एंड दिल बी लाइक हाँ ये सही आंसर है। बेटा पहले 4 ऑप्शन पढ़ लो, पहले देख लो कि इनमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है। ऐसे मत करो कि आपने क्वेश्चन देखा, दूसरा ऑप्शन पढ़ा, आपको दूसरा ठीक लगा, आपने उस पर टिक कर दिया, आपने बाकी के 2 पढ़े ही नहीं। अच्छा, ये चीज मेरे साथ होती थी। आई यूज टू मेक दिस मिस्टेक व्हेन आई यूज टू मतलब अटेम्प्ट माई पेपर्स। तो मैं ऐसे कर देती थी, अरे ये सही लग रहा है चलो टिक कर दो, उसके बाद मैं आगे के 2 ऑप्शन पढ़ती ही नहीं थी। बहुत बार हुआ है मेरे साथ लाइफ में ऐसा, अब तो मैं समझ गई हूँ उस चीज को।
तो ऐसे में क्या होता था, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आती थी ना, एंड आई यूज्ड टू मीट माय फ्रेंड्स, और होता है मतलब बच्चों में कि अरे तुमने क्या आंसर किया, बताओ ना तुम्हारा क्या आंसर है, सब एक एक दूसरे के क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक करने, मतलब क्या आंसर करके आया वो चेक करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे हमने ये आंसर किया, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक इट वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। उस टाइम पे मुझे इतना गिल्टी फील होता था यार, इतना सिंपल क्वेश्चन, तब इनके सामने बोलूँ कैसे कि मैं गलत आंसर लगा के आई हूँ। बट मैं हमेशा यही मिस्टेक करके आती थी, मैक्सिमम टाइम मेरी यही मिस्टेक होती थी कि मैं आगे के ऑप्शन पढ़ती ही नहीं थी। मेरा ना पढ़ाई के टाइम पे भी यही दिक्कत रहती थी। मेरे को लगता था जब मैं कोई डेफिनेशन पढ़ रही हूँ, 2 लाइनें पढ़ ली, अगर मुझे वो समझ आ जाती थी ना, मैं आगे की 3 लाइनें नहीं पढ़ती थी, थिंकिंग इसमें तो बकवास ही लिखी होगी। ये होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। भाई वो ऑथर है, पढ़ा लिखा है, उसने बुक लिखी है, तो बुक में उसने काम की चीज़ें लिखी होंगी ना, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। तुम बीइंग अ स्टूडेंट कैसे जज कर सकते हो कि बकवास ही लिखा होगा, बताओ। तो जो गलतियां मैंने की हैं, कृपा करके आप वो गलतियां मत कीजिएगा, और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि आगे के आंसर मतलब ऑप्शंस ही नहीं पढ़े। पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो, मान लो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है 2 सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, ठीक है लगा लेना, लेकिन पहले बाकी के ऑप्शन तो पढ़ लो। माइट बी 4th वाला तुम्हें इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे, हो सकता है ना। अभी अपन ने पढ़ा सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, 2 आंसर करेक्ट लग सकते हैं, लेकिन उनमें से वही चूज करो जो कि बेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पे भी यही बोलते हैं कि हर ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, वहां पे ज्यादा शाणपत्ती मत दिखाना, ठीक है। वहां पे कहाँ पे, टर्म 1 में आपके एग्जामिनेशन में। Read every answer option prior to choosing a final answer. This may seem like a no-brainer to some, but it is a common mistake students make. Oh my God, इतनी बुरी वाली बेइज्जती कर दी। Okay, so they are saying कि ये ऑप्शन तो ऐसा है कि भाई मतलब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बट ये मिस्टेक करके आते हैं, मतलब मैंने कॉमन सेंस वाली मिस्टेक्स करी हुई है लाइफ में, आप मत कीजिएगा, ठीक है। As we pointed out in the previous section, there is usually a best answer to every multiple choice question. If you quickly assume you know the correct answer without first reading every answer option, you may end up not selecting the best answer. अच्छा, इस चीज़ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है बट स्टिल। कई बार ना मेरे पास ना जब MCQs वाले वीडियोस बनाते हैं, हमने बहुत कम बनाए हैं बट जितने भी बनाए हैं उसके रिलेटेड बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करके जाते हैं, या फिर कभी कभी वो मुझे DMs वगैरह करते हैं कि मैम उस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं होना चाहिए, मतलब वो भी तो ठीक है। तो बेटा आप उस टाइम पे यही सोच रहे हो कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं, बट उनमें से आप सेलेक्ट कौन सा करोगे जो बेस्ट होगा, ठीक है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन के 1 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बट यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। तुमने कभी एथिक्स या मोरल साइंस का पेपर दिया है क्या? उसमें यही होता है, ये ऑप्शन भी ठीक लगता है, ये ऑप्शन भी ठीक लगता है, बट हम क्या करते हैं, ज़्यादा बेहतर जो होता है वो सेलेक्ट करते हैं। अगर कभी पेपर नहीं दिया तो एथिक्स के एक बार क्वेश्चन खोल के देखना, तुम्हें तो आई एम गारंटी कि चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे। तो उस टाइम तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि यार मैम सही बोल रहे थे, ये तो चारों ही ठीक लग रहे हैं, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन वो है आपका आंसर द क्वेश्चन यू नो फर्स्ट। ये तो भाई बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसको मतलब जो आई गेस सब करते भी होंगे फॉलो। हमें जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करके रख लेते हैं, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब क्या होता है मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, आई डोंट वांट टू नेम हर हियर, बट वो क्या गलती करती थी, जब हम अकाउंट्स का पेपर करने जाते थे ना, शी वॉज इंटेलिजेंट, मतलब इक्वली इंटेलिजेंट, ठीक है, सो आई एम कॉलिंग माई सेल्फ इंटेलिजेंट। एनीवेज, सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, जैसे मान लो ये मेरी वो फ्रेंड है, मैं इसको डिनोट करूंगी जी नाम से, उसका इनिशियल जी है, ठीक है। आई होप शी इज नॉट वॉचिंग दिस वीडियो। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, अकाउंट्स का जब भी पेपर होता था ना, आई एम सेइंग शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब उसको भी अकाउंट्स बनता था, मुझे अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो उसको भी अकाउंट्स प्रॉपरली बनता था, बट वो क्या करती थी, उसकी गाड़ी एक बार कहीं अटकती थी ना तो वो अटक ही जाती थी। मैं उनमें से नहीं थी, मैं हमेशा क्या करती थी कि अगर कहीं अटक गया ना कि हाँ ये बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही, तो आई यूज्ड टू जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाड़ में जाए, तू जितना कर दिया उतने में कुछ कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, 5 में से 4, 3, 2, 1 कुछ तो मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट वो एक बार कहीं अटकती थी, वो वहीं अटक जाती थी।
और उसका आई रिमेंबर 11 से हम लोग साथ थे, 11th के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, वट एवर द टर्म्स वर हैपनिंग, और उसके बाद 12th के हाफ ईयरली, फिर वो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, सब में उसका अकाउंट्स का पेपर हमेशा छूटा है। क्यों? क्योंकि पहले वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चले गए जो उससे नहीं बन रहा था, और फिर वो करते करते वहीं अटक गई। ये गलती तुम मत करना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन पेपर तुम देखोगे, तुम्हें एक बार रीड करने से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाले में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ वाला है उसको बाद के लिए रख लो, उसको बाद में सॉल्व कर लेना। पहले वो वाले सॉल्व करो जो अच्छे से आते हैं। जब बचपन में हमें टीचर्स समझाते थे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, रिटन पेपर, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव अ टीचर, नाम मुझे याद नहीं है बट उनका सरनेम वाज वर्मा, तो वी यूज्ड टू कॉल हर वर्मा मैम। वो हमें साइंस पढ़ाते थे। वो हमेशा हमें बोलते थे कि जब भी आप आंसर शीट अपने हाथ में लेते हो और क्वेश्चन पेपर देखते हो, क्वेश्चन पेपर में ज़रूरी नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत बार फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाला आ जाता है। तो कोशिश करो कि आंसर शीट की शुरुआत उस क्वेश्चन से हो जो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल वे में आता है। क्योंकि जब भी टीचर तुम्हारी बुक उठाता है ना, मतलब नोटबुक उठाता है चेक करने के लिए, वो क्या चेक करता है सबसे पहले कि तुमने फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर तुम उसमें ही गड़बड़ी कर रहे हो ना, वो एक जजमेंट फॉर्म कर लेगा अपने माइंड में कि यार ये बच्चा थोड़ा एवरेज ही है, और फिर वो आगे के मार्क्स भी तुम्हें वैसे ही देगा। बट तुमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो he'll be like और she'll be like कि अरे बच्चा अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मतलब इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा है, तो फर्स्ट पे तो अच्छे मार्क्स देगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें अपन थोड़ा सा झोलमाल कर देते हैं, वो क्वेश्चन में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमेशा पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो सबसे अच्छे तरीके से आते होंगे, चाहे वो थ्योरी की बात हो, चाहे वो MCQ की बात हो। वैसे मैं थ्योरी के टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से बनाऊंगी, और ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी प्रॉमिस किया था कि MCQ के टिप्स एंड ट्रिक्स बनेंगे और थ्योरी के भी बनेंगे। तो ऐसे ही थोड़े टाइम बाद जब सब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन करेंगे तो वो पढ़ेंगे। अभी फिलहाल MCQ पे बात करते हैं। इट सेज if you are having difficulty answering a question, move on or come back to tackle it once you have answered all the question you know. अगर कहीं अटक गए हो तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, अटके मत रहो, क्योंकि अटके रहोगे तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। पहले वो क्वेश्चन देख लो जिनके आंसर्स आते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर वापस आना अगर तुम्हें टाइम बचता है तो। Sometimes answering easier questions first can offer you insight into answering more challenging questions. कभी कभी easy question आंसर कर रहे होते हैं ना, वहाँ से वहाँ क्लिक हो जाता है। अच्छा, दिस इज़ लाइक वो होता है ना एक कैंडी मिल जाना आपको फ्री में, वैसे है कि दुकान पे गए, अंकल ने बाकी सब चीज़ों के साथ आपको एक फ्री कैंडी दे दी है, तो एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है। ऐसा बहुत बार पेपर में भी होता है। कई बार ऐसे होता है कि इस MCQ को देख के ना ये वाला सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आंसर किया हुआ है ना, मतलब ट्रू फॉल्स, ऐसे हम बहुत बार ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग करते थे कि ट्रू फॉल्स से हमें फिलअप्स आ जाते थे या फिर इससे हमें MCQ बन जाते थे। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के बैठना जब पेपर कर रहे होगे। उसमें अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ इससे मैचिंग ये आंसर वहाँ पे हो सकता है तो वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वेट टिल दिस टिप्स एंड ट्रिक्स आर ओवर, ठीक है। नेक्स्ट है मेक एन एजुकेटेड गेस। ओके, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को नहीं बनते हैं, ठीक है। नहीं बनते तो नहीं बनते, कोई बात नहीं है। मतलब अब कोई भी इंसान 100% सिलेबस भी पढ़ के गया तो कई बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है, कई बार थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वह नहीं बनते। उसमें हमें गैस लगानी पड़ती है। अब गैस लगाना उन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा नेगेटिव होता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि अगर आपने गलत गैस लगा दी माइनस में चला जाएगा आपका मार्क। लेकिन द बेस्ट थिंग विद यू पीपल इज दिस कि आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही है। आपके लिए कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि भैया अगर गलत आंसर कर दिया तो अपना ही उल्टा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जिन क्वेश्चन पे बिल्कुल श्योर हो कि ये तो आते ही नहीं है, वहाँ पे गैस लगा के आओ। लेकिन ये नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ये वाला वहाँ पे आएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला ठीक हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा सा एजुकेटेड गैस लगानी है। कैसे? आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पढ़ा होगा, कोई टॉपिक तो पढ़ा होगा, कोई कॉन्सेप्ट तो सीखी होगी, उसको ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करने की कोशिश करो।
बहुत बार ऐसे हो जाता है कि तुक्केबाजी में अपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाती है, बट वो तुक्केबाजी कंप्लीट तुक्काबाजी नहीं होनी चाहिए, वो आंखें बंद करके पिंकी पोंकी करने से नहीं, थोड़ा सा एजुकेटेड गैस, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, सारे आंसर्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट याद करो और उसके अकॉर्डिंग लगाओ। अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, ये CS के पेपर में हुआ था कि CS के पेपर में, आई डोंट रिमेंबर इट वाज टैक्स पेपर और FM पेपर, लेकिन मेरी तुक्केबाजी इतनी करेक्ट बैठी कि आई गॉट एग्जाम्पशन इन दैट। एग्जाम्पशन का मतलब होता है CS के पेपर में कि 60 से ऊपर नंबर मिलना, वो स्टूडेंट अच्छे कंसिडर किए जाते हैं जिनको 60 से ऊपर नंबर मिलते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो 90s वाले का ज़माना है ना 11th-12th में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स कम मिलते रहते हैं, मतलब कम होते जाते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं वो कम मार्क्स देते हैं। तो 60 अबव मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो आई गॉट एग्जाम्पशन इन आई गेस टैक्स, क्योंकि मेरे वहाँ पे तुक्केबाजी चली थी, ठीक है। मुझे लग रहा था मैं तुक्का लगा रही हूँ, लेकिन वो सही बैठ गया, तो इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी। सो ऐसे तुक्केबाजी कई बार काम में आ जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अच्छा ये पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ना, उसको हवा में मत उड़ाना बेटा, इसको कहीं लिख लेना। जहाँ पे तुम प्रिपेयर करते हो ना, मतलब कोई स्टडी टेबल होगा या कोई रूम होगा जहाँ पे बैठ के तुम अपने पेपर की प्रिपरेशन करते होगे, वहाँ पे ये सारे पॉइंटर्स ही कहीं पे बैठ के लिख लेना, मतलब एक पेज पे लिख के चिपका लेना। इफ़ पॉसिबल मैं एक बार तुम्हें ना अपने स्टडी रूम का टूर दूंगी, इफ़ पॉसिबल। वहाँ तुम देखना, आई स्टिल हैव दिस हैबिट ऑफ कीपिंग वन कैलेंडर, ऑफ कीपिंग सम डूज डोंट्स, और उसके अलावा मेरे टारगेट्स क्या हैं, मुझे वो टारगेट्स कब तक अचीव करने हैं, मैं कितनी प्रोग्रेस पे हूँ, मेरे ओवरऑल गोल्स कितने हैं, वो सारे के सारे इंटैक्ट वे में लगे हुए हैं। आज भी मैं किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रही होती हूँ, आई राइट ऑल दो स्टफ देयर। मेरे पास जो भी इंडेक्सेस होते हैं ना बुक्स के, उनकी कॉपी वहाँ पे चिपकी होती है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसके नोट्स बना लिए, ये कर लिए। ये आदत बहुत अच्छी होती है, आप भी अपनाइए। चलिए, पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स। अच्छा, कौन से वर्ड्स, ये मैं आपको MCQ में भी बताऊंगी, जब मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे आऊँगी तो मैं आपको बताऊंगी इसमें इस वर्ड पे फोकस करना था। कुछ वर्ड होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं, हमारा माइंड ना कभी कभी एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं हम, और वो वर्ड्स हमें दिखाई नहीं देते, मतलब लिटरली ऐसे होता है दिखाई नहीं देता। वो होता है ना, कई चीज़ें मम्मी बोलती है अरे वहाँ पे पड़ी हुई है, और हम बोलते हैं मम्मी नहीं दिख रही है, और मम्मी आते तो दिख जाती है। वैसे ही ये वर्ड्स होते हैं, आप खुद उन्हें देखते हो तो आपको नहीं दिखते, लेकिन कोई फ्रेंड बताते तो आपको दिखता है अरे यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। और ये भी सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो एक स्टूडेंट करता है। मान लीजिए कुछ पूछा था जिसमें लिखा हुआ था नॉट, आपने ये रीड ही नहीं किया, तो आपने जो आंसर किया है ना वो बिल्कुल उल्टा आंसर किया, ये तो सही नहीं बैठेगा। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑल्सो, ओनली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं मार खा ही जाते हैं, और ये वर्ड्स ना पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज कर देते हैं। कई बार ऑप्शंस में भी ये चीज़ें लिखी होती है, एफिशिएंट की जगह इनएफिशिएंट लिखा होगा, बट आप उसे रीड ही एफिशिएंट के वे में करेंगे और आप गलत मार्क कराएंगे, तो ये गलती मत कीजिएगा। व्हेन आई से क्वेश्चन को पूरा पढ़ो और प्रॉपरली पढ़ो, इट मीन्स आपको क्वेश्चन के हर वर्ड को पढ़ना है। बेस्ट तरीका ये होगा आपके लिए कि जब भी आप ऐसा कोई वर्ड देखो उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर लो। इससे क्या होगा, जब आप दूसरी बार उसे पढ़ रहे होगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि नॉट मतलब उल्टी चीज़ बतानी है इसमें अपन को, तो ध्यान रहेगी ये सब चीज़ें। बाकी जब मैं MCQ की प्रेपरेशन अब आपको करवाऊंगी ना 100 चैप्टर मतलब क्वेश्चंस पर चैप्टर, तो मैं हर क्वेश्चन को जिसमें ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे हाईलाइट करूंगी ताकि आपकी आदत बन जाए मेरे साथ। बट देन फॉर दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस विद मी दोज थिंग्स, ठीक है। If you find a single counter example, then the answer is not correct. The same holds true for the word never. Okay, so same thing they are saying कि ये बिल्कुल मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल देती हैं, तो इन वर्ड्स को कभी स्किप नहीं करने का। Okay, so next is it's usually best to stick with your first choice but not always. अब कभी कभी क्या होता है, जब हम पेपर हाथ में लेते हैं ना, हमारा इंस्टिंक्ट हमें एकदम से कुछ बोलता है कि ये आंसर सही है। यूजुअली इट इज़ कंसिडर्ड कि आपका वही आंसर ही सही होता है, बाद में आपको चाहे 100 कन्फ्यूजन क्यों ना हो, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वही आंसर सही हो। दो चीज़ें एक साथ बोल रहे हैं जो कि थोड़ी सी मतलब काउंटर कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट ठीक होता है यूजुअली,
बट नॉट ऑलवेज। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि ये आंसर बेस्ट है बट तुम्हारा इंस्टिंक्ट कुछ और बोल रहा था, तुम्हारा फर्स्ट जो गट फीलिंग था वो कुछ और बोल रहा था, तो उसको छोड़ दो, उसको लेके मत रखो। क्योंकि ना काफ़ी बार मैंने देखी है एमसीक्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स में ना कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे जाओ, फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे जाओ, और उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे ये गलती कराते हैं। तो ऐसा है कि भैया हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छा बता रहा हो तुम्हें, लेकिन नॉट ऑलवेज। कभी कभी बाद में आपको कॉन्सेप्ट याद आती है, बाद में आपको याद आता है कि नहीं शायद ये हो सकता है, या हो सकता है फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका पूरा आंसर पढ़ के आया भी ना हो, आपने आधा अधूरा आंसर पढ़ा हो या आधा अधूरा ऑप्शन रीड किया हो। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि मुझे तो स्टिक्ड रहना है अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट से। नहीं, यू कैन शिफ्ट योर थिंग टू अनदर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। अच्छा ये क्या बोलते हैं, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन होता है ना, वो या तो होता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जितने दिए हुए हैं वो सारे, या होता है नन ऑफ द अबव। When you encounter all of the above and none of the above answer choices, do not select all of the above if you are pretty sure any one of the answer provided is incorrect. ये भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बदौलत गलतियां एग्जिस्टेंस में आई हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है या नन ऑफ द अबव लिखा है तो आंसर यही करेक्ट होगा। आई एम टेलिंग यू, देयर वॉज अ टीचर ऑफ माइन इन 6th और 7th क्लास, आई डोंट रिमेंबर, और मुझे वो टीचर का नाम भी याद नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी शक्ल याद है धुंधली धुंधली। वॉट ही सेड कि कभी भी ना ऐसा ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ बी एंड सी, बोथ सी एंड डी ऐसा लिखा हो तो वही करेक्ट आंसर होता है। उन्होंने हमारे दिमाग में एम्बीड कर दी थी वो चीज़, और हम जब भी पेपर में देखते थे ना हम वही करते थे, और वो सही भी होता था क्योंकि पेपर सेट करने वाले वही सर होते थे। बट वो चीज़ आज की डेट में मुझे कभी मतलब मेरे लिए सही नहीं बैठी, ना ही मैं मतलब उसको अप्लाई करती हूँ। सो हमेशा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव सही हो ज़रूरी नहीं है। अगर 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो आपको लग रहा है यार ये इनकरेक्ट है, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव मार्क मत कीजिएगा। और कहीं आपको लगता है नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है और ऊपर के तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो कोई भी ऐसा टिप एंड ट्रिक आपको दे कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हमेशा ठीक होते हैं, नहीं होते बेटा। आज ज़माना बहुत बदल गया है। पहले वो 4 क्वेश्चन आते थे, उसी से बच्चों को आंसर देना पड़ता था। अब 40 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ट्रिकी वे में आते हैं, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा आपका। चलिए नेक्स्ट है आपका when there are seemingly 2 correct answers. When 2 answers are correct in a multiple choice question with an all of the above option, then it's probably the correct option. अब यहाँ जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा ना उसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी पॉइंट है। ये बोलते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से आपको 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, बिल्कुल सही लग रहे हैं, बट तीसरे पे यू आर नॉट श्योर, मतलब यू आर वेरी डाउटफुल। तो ऐसे सिनेरियो में ऑल ऑफ द अबव काम आएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट में यू वर नॉट श्योर, मतलब आप डाउटफुल थे, बट यू वर नॉट वेरी डिटर्मिन्ड कि ये गलत ही है। अगर ये ऑप्शन बिल्कुल आपको गलत लग रहा हो तो फिर ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। सो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो मैंने पॉइंट बोला और ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ कॉन्ट्ररी है। पिछला वाला पॉइंट बोल रहा था ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हमेशा करेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। ये बोल रहा है कि जब आपको 2 ऑप्शन सही लगे, तीसरे पे यू आर डाउटफुल, तो ऐसे में ऑल ऑफ द अबव आप करेक्ट कर सकते हो, मतलब टिक कर सकते हो। बट फॉर दैट ये 2 ऑप्शन पे आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, और ये वाले पे आपको डाउटफुल होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है कि भैया ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है place your bet on the positive option. In most cases, a positive option is probably true if there is only one negative option. Okay, so ये पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बेस्ड। यहाँ से थोड़ी सी ज्ञान की बातें शुरू होंगी जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रूव होंगी अगर आप उन्हें मानेंगे तो।
देखिए, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, स्पेशली जो अपने आप को क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, कि हम जितनी ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे 10-10 बुक्स भर के रख लेते हैं ना। यहाँ पे वो अपने आप को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, बल्कि वो सारे लोग जो उनको फॉलो करते हैं या उनको देख के पढ़ते हैं, उनको भी प्रेशर में डाल देते हैं। अब उनको लगता है यार ये 10 बुक से पढ़ रहा है, यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें भी 4-5 बुक्स खरीद लेनी चाहिए। मेरा ना CS में फाइनल्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एक था ओपन बुक्स एग्जामिनेशन, इंश्योरेंस का था, मतलब अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन था, मतलब यू कैन कैरी योर बुक्स टू द एग्जामिनेशन हॉल। मैं मात्र एक बुक उठा के ले गई थी, सिर्फ एक बुक, वो भी कौन सी, जो कि CS के इंस्टीट्यूट से आती है, मॉड्यूल बोलते हैं हम उसे। एंड व्हेन आई एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल, जितने भी लोग थे, 7 बुक 8 बुक, मतलब ऐसे ढेर लगा हुआ है बुक्स का। और वहां जाते ही ना मैं बिल्कुल ऐसे हो गई कि यार व्हाट इज दिस, मैं तो सिर्फ एक बुक लाई हूँ, मतलब मैं तो पक्का फेल हो रही हूँ यार। बट द थिंग वॉज दिस कि अल्टीमेटली आई गॉट रियली गुड मार्क्स इन इंश्योरेंस, और उन बच्चों की आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन में ही टाइम निकल गई, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैनी ऑफ देम फेल्ड। अब उनका ऑप्शनल भी डिफरेंट था, तो वो भी बात हो सकती है, मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा अपने बारे में बखार नहीं कर रही हूँ। उनका ऑप्शनल भी बैंकिंग था, उसमें थोड़े टिपिकल टाइप्स क्वेश्चन आए थे, मेरा इंश्योरेंस थोड़ा प्लेन आया था, तो मेरा ठीक चल गया, वो भी एक रीज़न था। बट द थिंग वॉज दिस कि कहीं ना कहीं हम जब ज़्यादा बुक्स अपने पास रख लेते हैं तो हमारा प्रेशर भी उतना बन जाता है कि यार इसमें से भी ख़त्म करना है, अभी ये बुक भी रह गई है, ये वाली भी शुरू करनी है, ये वाली भी शुरू करनी है। UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे उनमें से यही गलती करते हैं। उनको पता लगता है 10 जगह से, मतलब 10 अलग अलग लोग अपनी वीडियोस में ये बुक रेकमेंड कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, वो कर रहे हैं, तो वो सारी बुक्स लेके खरीद के रख लेते हैं। और फिर उनको लगता है इसमें से भी पढ़ना है, इसमें से भी पढ़ना है, इसमें से भी पढ़ना है। अरे बात तो सब में सेम ही दी होगी ना यार। तुम NCERT से पढ़ो या पूनम गांधी से पढ़ो या फिर ऑल इन वन से पढ़ो या 10 अलग अलग बुक से पढ़ो, कंटेंट तो सेम ही होगा, 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए होंगे। तो क्यों ना तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसको समझने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ कि बुक में क्या लिखा हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्टली बुक से पिक किए होते हैं, बट देन अगेन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ना, वो आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सो मेन आपका ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, फिर पेपर में 2 अलग ऑप्शंस दिए हो, कुछ भी हो, आप इजीली उसे आंसर कर पाएंगे। प्रिंटिंग मिस्टेक्स तो आप ऐसे पता लगा लोगे क्योंकि यू हैव द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, राइट। सो आपका अल्टीमेट गोल बनता है यहाँ से अपनी कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना। मैं जब नॉर्मल वीडियोस भी बनाती हूँ तब भी आई से दिस थिंग ओनली कि भाई कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर सिर्फ 11th-12th के लिए पढ़ोगे ना, अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ना, अगर सिर्फ CBSE से अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे ना, तो रियल लाइफ में फेल हो जाओगे। फिर मेरे को आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मेरी फ्रेटर्निटी के, मेरे आसपास के, मेरे कुलीग, मेरे पुराने फ्रेंड्स, जो बोलते हैं यार स्कूल वाली पढ़ाई तो कभी काम ही नहीं आई। कैसे नहीं आई काम? इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिया होता, कॉन्सेप्ट को बिठा लिया होता अपने दिमाग में, आज सारे वही यूज़ कर रहे होते। आधे से ज़्यादा MBA स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे होते हैं, वही चीज़ जो तुम 11th-12th में पढ़ के आए हो तब भी उनसे बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि 11th-12th को तो उन्होंने सिर्फ पेपर पास करने में लगा दिया था। वो चीज़ मत करना। जब पढ़ते हो कोई चीज़ को तो उसको लंबे समय के लिए पढ़ो। ये मत सोचो कि भाई 90s आ जाए, 90s में हम पहुंच जाए तो बस हो जाएगा बात, नहीं। उससे क्या फ़ायदा तुम्हें रियल लाइफ में होने वाला है ना, उससे फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ तुम लिखवा के लो, तुम ना अगर 12th में ना 99% भी ले आओगे ना, 99%, उसके बाद अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, कोई जॉब नहीं देगा तुम्हें। तुम्हें काम करने का तरीका नहीं पता, तुम्हें काम करने का ढंग नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता काम करना कैसे है, तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रट्टू तोता बन के तुमने जो भी आज तक रटा है बस वही तुम्हारे पास है ना, नहीं मिलने वाली है जॉब तुम्हें।
सो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ। ये जो बैक बेंचर्स होते हैं, क्यों इनको इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं बड़ी बड़ी कंपनी से यूजुअली? क्योंकि ये स्मार्ट होते हैं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग हमेशा ऐसा होता है, हमेशा नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट देम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंचर्स से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर ज़्यादा उनको अच्छे वो मिल जाते हैं। मेरी क्लास में आई यूज टू गेट लाइक फर्स्ट पोजिशन, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स हुए थे ना, जो लास्ट में एक लड़का बैठता था ना, जो मुझे लगता भी नहीं था कभी मेरे पास भी आ सकता है, हम दोनों के इक्वल गए थे मार्क्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अपने आप को मतलब जो कम बुक्स को रट रहा है या वो कर रहा है उसके पास नॉलेज कम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस वही है कि एक बार अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ढंग से पढ़ लो। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो, ये तुम्हारे ना सिर्फ एमसीक्यू में काम आएगा बल्कि तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पे नेक्स्ट है प्रैक्टिस फॉर सब्जेक्टिव पेपर ओनली। बिफोर मैंशनिंग दिस पॉइंट, एक्चुअली मैंने अपने इनिशियल जो स्लाइड्स बनवाई थी उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं किया था, बट देन आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम अ गर्ल। उसने लिखा कि मैम टर्म 1 के लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन के लिए विल बी गेटिंग दिस मच टाइम, ठीक है, लेकिन टर्म 2 दैट इज सब्जेक्टिव पेपर, उसके लिए हमें हार्डली 3-4 मंथ्स मिलेंगे, हाउ टू प्रिपेयर दैट। तो मुझे क्लिक किया कि ये पॉइंट भी मुझे ऐड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा निकल गया, सब्जेक्टिव तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही निकलेगा, और जब तुम्हारा टर्म 1 हो जाएगा उसके बाद हार्डली कुछ मंथ्स होंगे फिर तुम्हारा टर्म 2 आ जाएगा। तो उसमें तुम अपना सिलेबस खत्म करोगे या अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे या अलग अलग जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करके देखोगे, क्या करोगे? फिर आई रियलाइज कि नहीं, ये राइटिंग प्रैक्टिस को आप इस टाइम के लिए नहीं छोड़ सकते हो, आपको टर्म 1 के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। तुम अगर 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो एक क्वेश्चन भी लिख के देख लो, ज़्यादा बड़ा मत लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन लिख लो, लेकिन अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को साथ लेके चलना। देखो ये ध्यान रखना, दोनों टर्म्स के मार्क्स मिलके तुम्हें फाइनल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर तुम टर्म 1 पे अपना जी जान लगा दोगे ना और टर्म 2 को भूल जाओगे और उसके बाद जागोगे एक दिन कि अरे आज सवेरा हुआ है चलो टर्म 2 पढ़ते हैं, तो बेटा डूब चुकी है तुम्हारी नैया तब तक। वो चीज़ मत करना। साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज ऑल्सो एंड सब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ सकता जो टर्म 2 में आने वाला है, तो भाई जो टर्म 1 में पढ़ रहे हो उसी से राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। राइटिंग प्रैक्टिस कोई भेदभाव नहीं करता कि टर्म 1 वाला पढ़ा है या टर्म 2 वाला पढ़ा है, वो सिर्फ ये आपको इम्प्रूव करता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़िया हो। तो आप फर्स्ट टर्म वाले ही आंसर्स लिख के देख लो, उसी से तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा लाइक फर्स्ट टर्म वाले सिलेबस पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको तो मैंने लिख लिख के देख लिया तो अब तो मुझे आता है उतना, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी चलेगी। सो जिन भी बच्चों को लग रहा है कि भैया टर्म 2 से पहले इतना टाइम नहीं मिलेगा, एक्चुअली उतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, तो आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली रखनी है। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट पॉइंट लाते हैं, एंड दैट इज प्रिपेयर फॉर सब्जेक्टिव पेपर 2। दैट्स द सेम पॉइंट। एनीवेज रॉन्ग। अब रॉन्ग आंसर्स क्या है? देखिए आप अभी प्रैक्टिस करेंगे किसी भी बुक से, ठीक है, एमसीक्यू आने वाले हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बुक तो खरीद के लाएंगे आप। जब आप उस बुक में से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बुक प्रिपेयर करने वाला इंसान है ना, वो भी इंसान ही है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो बहुत बार एमसीक्यू में दिक्कत क्या जाती है कि बुक में ही गलत आंसर टिक किया होता है। कुछ बुक्स हम भी रेफर कर रहे हैं, उसमें वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कह रही है तो आंसर ही गलत दिया हुआ है। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, तो आपको इस रॉन्ग आंसर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा। बट ये खुद मत मानिएगा कि अरे यार बुक तो ये बोल रही है, बुक तो गलत हो नहीं सकती, तो मैं ही गलत हूँगा तो बुक वाला सुन लेते। नहीं, जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं गलत लिखे हों,
बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते हैं गलत लिखे हो, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुई हो, कुछ भी हो। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ है तो ये चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। बट इफ़ यू आर डाउटफुल कि यार शायद बुक सही बोल रही है, शायद मैंने पढ़ा सही है, तो उसे जाके बुक से एक बार क्रॉस चेक करो। एनसीईआरटी का फाइनल से होगा, मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ उसे ही फॉलो कीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? देखो, एनसीईआरटी में मान लो ए ऑप्शन सही है, तुम्हारी बुक में बी ऑप्शन सही था, और तुमने ए ऑप्शन को ही करेक्ट मान लिया और पेपर में तुमने ए ऑप्शन टिक किया। इस बात को तुम क्लेम कर सकते हो क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी का रिश्ता चलता है। तो ऐसे में अगर एनसीईआरटी ने कुछ गलत बताया है तो सीबीएसई उसका हर्जाना भुगतेगा। सीबीएसई आपको उस चीज़ पे पॉइंट देगा ही देगा क्योंकि एनसीईआरटी ने गलत पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी की फाइनल से होगी। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपके लिए एक ग्रंथ है जिसको आप रट लीजिए और उसके आगे आपके लिए कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी बुक से प्रैक्टिस करें रॉन्ग आंसर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन सेम रट के मत चले जाना, अपनी गट फीलिंग पे जाना, अपनी रिमेम्बरेंस पे जाना और जो तुमने खुद पढ़ा हुआ है उस पे जाना। ठीक है, प्रैक्टिस इन सेट्स ये क्या बोलता है? अब देखो, तुम्हारी ये बुक है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे इन 10 के आंसर्स दिए हुए हैं। अरे तुम क्या करते हो कि अरे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा, चलो फट से आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं, पिछले वाला पेज पलटा और आंसर देखने लग गए। और जब तुम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो बाय डिफॉल्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दिख ही जाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि पहले सेकंड का आंसर दिखता है उसके बाद फर्स्ट क्लिक करता है। तो यहाँ क्या हुआ कि सेकंड क्वेश्चन अब जब तुम रीड करोगे आंसर तुम्हें पहले से पता है, फालतू का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि अरे ये तो मुझे आता है यार, दिस इज तो सो सिंपल। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत फहमी में चले गए और ये गलत फहमी तुम्हें पेपर में भारी पड़ जाएगी। सो बेसिकली आपको हमेशा सेट्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट मान लो जो आपने क्या किया, 10 का वो चुन लिया कि 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा उसके बाद आंसर चेक करूंगा या करूंगी। तो 10 क्वेश्चन आपने पहले टिक करके रख लिए, ठीक है। उसके बाद 10 के आंसर्स देखें, आपको पता चल गया आप कितने पानी में हो। ये जो फालतू हवा में उड़ने वाली चीज़ होती है वो भी नहीं होएगी। धरती में रहोगे या धरती के अंदर जाओगे कि अरे यार इतने गलत हो गए, इतने ये हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो हमेशा प्रैक्टिस करनी है तो सेट्स में ही करना, वरना 1-1 करके अगर करोगे फालतू का ही कॉन्फिडेंस लेके जाओगे पेपर में और गलती करके आ जाओगे। वन लास्ट थिंग बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ जो अभी मैं बताने जा रही हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पॉइंट है, ठीक है। देखो, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको 3 से 4 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। कैसे? एक क्वेश्चन मिलता है जो बिल्कुल इजी है और आपने भी ठीक मार्क किया है। एक ऐसा मिलता है जो इजी था लेकिन आपने गलत मार्क कर दिया। एक आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप डाउटफुल हो। डाउटफुल की स्पेलिंग ये भूल गई मैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप डाउटफुल हो। फिर एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, आपको लगेगा अरे ये कहाँ से दे दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं है कभी अपन ने। ये 4 कैटेगरी निकलेंगी आपके पेपर में जब भी प्रैक्टिस करने बैठोगे। एक इजी था, आपने भी सही मार्क किया। दूसरा इजी था लेकिन आपने गलत मार्क किया। तीसरा डाउटफुल थे आप उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या आंसर होना चाहिए और तुक्का मार दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने तुक्का मारने वाला काम किया, गैस मारने वाला काम किया। और एक ऐसा जो आउट ऑफ सिलेबस लगे आपको क्वेश्चन। ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्रैक्टिस के लिए आपने बुक खरीदी है ना, उसके फ्रंट पेज पे एक ऐसा पेपर लगा देना और वहां पे कोई साइन रख देना कि इजी, ठीक, इजी ये, डाउटफुल का डी और आउट ऑफ द बॉक्स मतलब फर से स्टार बना दिया, ठीक है। तो ये 4 साइंस रख दिया आपने। अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे
जो इजी क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी आपने सही दिया, उसको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। कोई इजी था, आपने आंसर मार्क गलत कर दिया, उसके आगे ई ऐसे क्रॉस लगा देना। जिसमें आप डाउटफुल थे उसके आगे डी लगा देना। जिसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था उसके आगे स्टार लगा देना। इससे क्या होगा, टर्म 1 के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाओगे तुम। एक बार प्रैक्टिस करोगे और टर्म 1 तक तुम शांति से बैठ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने कौन से क्वेश्चन में क्या वो किया है। और पेपर के टाइम पे इन क्वेश्चन पे तुम स्पेशल फोकस दोगे। जिन क्वेश्चन पे डाउटफुल होते हो उनकी जाके कॉन्सेप्ट पढ़ो। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए हैं, जाके कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करो, किस टॉपिक से रिलेटेड है, क्या ये पढ़ना जरूरी है या फालतू में पॉइंट दिया हुआ है। एंड इजी था, तुमने गलत कर दिया, भाई ये तो बहुत भारी गलती हो गई, इस पे तो अपन को जोर लगाना ही पड़ेगा, तो इसकी प्रिपरेशन तुम्हें अलग से जाके करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसकी वजह से तुमने मिस्टेक की है। तो ऐसे मार्क करने से क्वेश्चन को तुम लंबे समय के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। अब क्या होगा, जब मान लो तुम, कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती और डायरेक्टली हमें बुक तब खोलने को मिलती है जब पेपर सर पे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे में बुक खोलोगे तो आपको पता होगा कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ज़्यादा फोकस करोगे उन क्वेश्चंस पे। तो ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, प्रैक्टिस इन सेट्स एंड मार्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेवल यू मेड अप ऑफ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज के टिप्स एंड ट्रिक्स का ज्ञान खत्म करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई वांट मेरे स्टूडेंट स्पेशली बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छा। ठीक है, एंड बहुत अच्छा तभी स्कोर होगा जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। तो मेन फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे देना है, क्योंकि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं वो हमारे फ्यूचर में हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हवा में नहीं लेनी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को कहीं लिख के रखो, जब प्रैक्टिस करोगे इन सबको फॉलो करना है और मुझे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताते भी रहना कि कैसे जा रहा है और इनमें से कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रूव हुई हैं, वो भी मुझे बताना। ठीक है, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड वी आर एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।